अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टॉक यूट्यूब चैनल और मैं बिलाल इकबाली आपसे मुखातिब। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हलचल सी छाई हुई है और पाकिस्तान की सियासत में एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये गैर यकीनी सूरत हाल की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो है तहरीक अदम एतमाद, जो कि अपोजिशन जमातों की जानिब से 8 मार्च 2022 को कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी है। नाज़रीन, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के बारे में कुछ नहीं पता तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। हम आपको बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद होती क्या है और ये किस तरह से पेश की जाती है और पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद कब कब किस किस के ख़िलाफ़ पेश की जा चुकी है और उसके क्या क्या नताइज आए हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके सामने एक छोटा सा सवाल रखते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने अपनी 5 साल आइनी मुद्दत को पूरा किया है। नाज़रीन, हम अपना क्वेश्चन दोहराते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जिसने अपनी 5 साल आइनी मुद्दत को पूरा किया है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद को हम बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। आप में से जितने भी लोग तलबा और तालिबात हैं वो CR की टर्म से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। जैसे ही स्कूल कॉलेजेस में नई क्लासेस आती हैं तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में नई क्लासेस आती हैं तो वहाँ पर CR का इंतखाब किया जाता है। ये बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात होती है, मतलब कि जिस क्लास में CR का इंतखाब होना है वहाँ पे वोटिंग होती है। जो स्टूडेंट CR बनना चाहते हैं वो अपना नाम पेश करते हैं, वोटिंग होती है। जो पर्सन जो है वो ज़्यादा वोट ले लेता है वो CR बन जाता है। फ़र्ज़ करें एक क्लास है, उसके अंदर 100 लोग हैं और 2 लोग जो हैं वो CR उनमें से बनना चाहते हैं। तो इन दोनों में से CR वो बनेगा जिसे 50% से ज़्यादा वोट यानी 51 कम अज़ कम 51 वोट पड़ जाएंगे, वो CR बन जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा पर्सन होगा वो CR नहीं बनेगा। फ़र्ज़ करें क्लास में CR मुंतखब हो गया। अब CR का काम ये है कि उसने टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन करवानी है, एक ब्रिज का रोल प्ले करना है। फ़र्ज़ करें जो CR है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता, वो कुछ करप्शन करता है और स्टूडेंट्स को मिसगाइड करता है, तो क्लास क्या करेगी? क्लास ये चाहेगी कि हम इस CR को चेंज करें। तो नाज़रीन, वही क्लास अब क्या करेगी, यानी कि CR ने क्या कर दिया, अपना एतमाद जो है वो खो दिया। अब वही क्लास क्या करेगी, दोबारा वोटिंग करेगी। वोटिंग के रिज़ल्ट में वो CR को चेंज भी कर सकती है। अगर जो है वो वोटिंग में CR के ख़िलाफ़ 50% से ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो वो CR ख़त्म हो जाएगा और अगर 50% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ते तो CR अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अगर 50% से ज़्यादा वोट पड़ गए, CR ख़त्म। इसी तरह से फिर एक नया CR आएगा, वो भी किस तरह से आएगा, जिस तरह से पहला CR आया था 50% से ज़्यादा वोट लेकर, यानी 51 वोट लेकर। बिल्कुल इसी तरह से हमारी कौमी असम्बली के अंदर भी जो है वो इलेक्शन होते हैं। हमारी जो कौमी असम्बली है इसके अंदर MNAs के इलेक्शन होते हैं। जब कौमी असम्बली नई नई बनती है तो कौमी असम्बली अपने एक वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है। तो जो पर्सन भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं वो अपना अपना नाम पेश करते हैं और उन नामों पर वोटिंग होती है और जो कैंडिडेट सादा अक्सरियत हासिल कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, वज़ीर आज़म। मिसाल के तौर पे जो हमारी कौमी असम्बली है, फ़र्ज़ करें ये नई नई कौमी असम्बली बनी, इसमें 2 लोग वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हुए, एक A और एक फ़र्ज़ करें B। तो इन दोनों में से वज़ीर आज़म कौन बनेगा, जिससे 50% से ज़्यादा वोट बनेंगे। तो हमारी जो मौजूदा कौमी असम्बली है उसके अंदर जो टोटल नशिस्तें हैं वो 342 हैं। तो 342 का जो 50% बनता है वो 171 बनता है। तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए कम अज़ कम 172 वोट लेना ज़रूरी है, यानी 171 से ज़्यादा कितने, कम अज़ कम 172 वोट लेना ज़रूरी है। 172 से ज़्यादा जितने मर्ज़ी ले सकते हैं, कम अज़ कम 172 वोट जो कैंडिडेट ले लेगा, चाहे वो A हो चाहे वो B हो, वो क्या बन जाएगा, वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह से फ़र्ज़ करें जो कैंडिडेट A है वो वज़ीर आज़म बन गया। अब कुछ अरसा गुजरने के बाद जो कौमी असम्बली के मेंबर थे उन्हें लगा कि हमारा जो वज़ीर आज़म है ये ठीक काम नहीं कर रहा, इससे जो है वो गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही, या इसके दौर में महंगाई हो गई, व्हाट्सएवर जो भी वो रीज़न पेश करें, तो वो क्या करेंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि जो वज़ीर आज़म था उसने ऐवान में अपना एतमाद खो दिया। अब जो ऐवान के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, उस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक पेश करेंगे जिसे कहते हैं तहरीक अदम एतमाद, और फिर उस पर क्या होगी, वोटिंग होगी। अगर उस तहरीक अदम एतमाद के हक़ में 50% से ज़्यादा वोट आ जाए, मतलब 172 कम अज़ कम वोट पड़ जाएं उस तहरीक के हक़ में, तो जो वज़ीर आज़म होगा उसको अपनी नशिस्त छोड़ना पड़ेगी। और अगर उस तहरीक के ख़िलाफ़, ठीक है, या वज़ीर आज़म के हक़ में 172 वोट आ जाएं तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी।
ठीक है, ये था कुछ तहरीक अदम एतमाद के बारे में। अब हम ये तरीका देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद को किस तरह से पेश किया जाता है। तो नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद को पेश करने के लिए एक सॉलिड रीज़न का होना ज़रूरी है। इसमें पसंद या नापसंद की बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। मसलन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुछ लोग कौमी असम्बली में हैं, वो ये कहते हैं कि हमें वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ पसंद नहीं है, इस वजह से वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे, तो ये कोई जवाज़ नहीं। एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। हाँ, मतलब सॉलिड रीज़न क्या हो सकती है कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है, मुल्क में महंगाई हो गई है, मुल्क के अंदर जो है वो बैड गवर्नेंस है, तो ये सॉलिड रीज़न है। इस बेस पर जो है वो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकती है, और जो मौजूदा अपोजिशन है उन्होंने इन्हीं बातों को जवाज़ बनाकर तहरीक अदम एतमाद को पेश किया। तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। दूसरे नंबर पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो टोटल हाउस के 20% लोग पेश कर सकते हैं। मसलन 342 के जो 20% लोग होंगे वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। कम अज़ कम इतने MNAs की जो साइन है वो तहरीक अदम एतमाद पर होना ज़रूरी है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है तो फिर जो कौमी असम्बली का जो स्पीकर होता है उसकी फिर ये जिम्मेदारी होती है, आइनी जिम्मेदारी होती है कि वो इजलास बुलाता है 14 दिन के अंदर अंदर। फिर उस इजलास में वो तहरीक अदम एतमाद को पेश करता है। तहरीक अदम एतमाद को पेश करने के बाद फिर उस पर पहले 3 दिन बहस होती है, और फिर अगले जो टाइम है 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर फिर उसके ऊपर जो है वो वोटिंग भी कौन करवाता है, जो स्पीकर कौमी असम्बली होता है वही वोटिंग करवाता है। और उस वोटिंग के रिज़ल्ट में अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर जो स्पीकर होता है वो ये सदर को लिखता है, मतलब फिर उसके बाद जो वज़ीर आज़म होता है उसका ओहदा ख़त्म हो जाता है। फिर फ़ौरन तो खैर ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो उसका ओहदा ख़त्म हो गया, फिर से नए वज़ीर आज़म का इंतख़ाब किया जाता है। नए वज़ीर आज़म के इंतख़ाब के लिए दोबारा सेशन बुलाना पड़ता है, और उसमें फिर से नए वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल उसी तरह से वोटिंग होती है जिस तरह पहले वज़ीर आज़म के इंतख़ाब के लिए की गई थी। तो नाज़रीन, ये थी कुछ तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार। अब हम आपको ये बताते हैं कि माजी में किस तरह से किस किस के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। तो माजी में तकरीबन टोटल 3 दफ़ा जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। 2 दफ़ा 1973 के आइन के बाद और 1 दफ़ा 1973 के आइन से पहले। तो 1973 के आइन के बाद पहली दफ़ा जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश की गई 1989 में, 1989 में। तो वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो 12 वोटों से नाकाम हुई थी, मतलब 12 वोटों से जो बेनज़ीर साहिबा थी वो जीत गई थी। इसी तरह दूसरी तहरीक अदम एतमाद 2006 में शौकत अज़ीज़ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश की गई, और ये भी तहरीक अदम एतमाद जो थी वो नाकाम हुई थी। 35 वोटों से जो वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ थे वो कामयाब हुए थे तहरीक अदम एतमाद में। इसी तरह से 1973 से पहले 1 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी 1956 में आई चंद्रीगर के ख़िलाफ़, और नाज़रीन ये वो तहरीक अदम एतमाद थी जो कि कामयाब हुई थी। इसी तरह से पाकिस्तान के आइन में 1985 में एक जो है वो आर्टिकल का इजाफा किया गया 58(2)B। इस 58(2)B की वजह से भी पाकिस्तान की जो असम्बली है वो 4 दफ़ा सदर पाकिस्तान रिज़ॉल्व कर चुके हैं। तो ये कुछ तरीक़ाकार थे जिसकी बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान में माजी में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं। और नाजरीन, इसी तरह से अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है इसका जो पोस्ट सिनेरियो है, यानी कि जब ये पेश हो जाएगी, ये मंजूर होती है या ना मंजूर होती है, तो फिर इसके जो बाद के नताइज हैं वो किस तरह के होंगी। इनके नताइज पे नज़र डालने के लिए कुछ सवालात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी। दूसरे नंबर पर अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो फिर मौजूदा हुकूमत के जो बाद में जो हुकूमत बनेगी उसके पास ऐसा कौन सा फार्मूला होगा जिससे वो महंगाई को जो है वो काबू करेंगे, ये जो मुआशी मामलात हैं इनको वो हैंडल करेंगे। उनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है। फिर उसके बाद अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो जो बाद की हुकूमत होगी, जो अपोजिशन है, वो किस तरह से हुकूमत बनाएगी। उनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो हुकूमत बनाएगी। उसके बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर एतमाद कर पाएंगी। अगर हम इनकी जमातों की हिस्ट्री देखें तो माजी में ये जमातें एक दूसरे को बहुत बुरा भला कह चुकी हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा चुकी हैं, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें भी ये कर चुकी हैं। तो नाज़रीन, अब मुस्तकबिल में देखना है क्या ये इकट्ठे चल पाएंगे या फिर माजी की सियासत दोबारा ज़िंदा होगी। और उसके बाद
जो पाकिस्तान के मौजूदा इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल हालात हैं, वो माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा तब्दील हैं। जैसे कि पाकिस्तान के चाइना से, पाकिस्तान के रशिया से, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान के जो है वो ईरान से, ये जो जितने भी ताल्लुकात हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। तो जो बाद में आने वाली हुकूमत होगी वो इनको किस तरह से टैकल करेगी। और $1 मिलियन क्वेश्चन, नाज़रीन, अगर इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद पर निकाला मतलब ख़त्म किया जाता है तो फिर इमरान खान को कौन संभालेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं है। नाज़रीन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।